नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मेरे साथ जुड़ गए हैं यूएसए से आपके चिर परिचित सत्तोलॉजी के संस्थापक और आप जानते हैं कि उनकी जो वाणी है, उनके जो विचार हैं, वो कितने क्लियर हैं, वो कितने अध्ययनशील हैं। आदित्य जी, बहुत स्वागत है आपका। आपको और प्रणाम। आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। आदित्य जी, ये हो क्या रहा है? अभी तक तो दबी छिपी बात थी कि ईरान पर अटैक रोका जाए कि रखा जाए अभी, अ, लेकिन अब तो खुलकर के सामने चीजें आनी शुरू हो गई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतान्याहू को फोन करके कह दिया कि तुम पागल हो चुके हो। अगर मैं ना होता तो तुम जेल में होते अभी तक। ये नौबत यहाँ तक आ गई है। देखिए, ये बात को मीडिया में बताया नहीं गया कि 2 दिन पहले ईरान ने अमेरिका के सारे बेसिस पे आक्रमण वापस किया है और उसने जो इन्होंने रडार्स को रिफर्बिश किया था सब बर्बाद कर दिया उसने। और ये कहीं भी न्यूज़ में भी नहीं है। ये अमेरिकन मीडिया में कुछ चैनल्स दिखा रहे हैं और क्योंकि आपको मालूम है कितना सप्रेशन किया गया है, ये कोई बता नहीं रहा है कि क्या चल रहा है उस युद्ध में। पब्लिक में बहुत ही कम न्यूज़ आ रही है और उसका कारण ये था कि नेतन्याहू ने विदाउट अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट बहुत सारी जगहों में लेबनान में अटैक किया, प्लस ईरान में उसने बम्बार्डमेंट किया थ्रू यूएई। तो यूएई के ऊपर भी बहुत बम गिराए जा रहे हैं, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। पिछले 48 घंटे में यूएई के ऊपर 300 से ज़्यादा ड्रोन्स के अटैक हुए, 300 से ज़्यादा। यहाँ तक कि उनके पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में भी अटैक हुए और पूरे मिडिल ईस्ट में जहाँ जहाँ अमेरिकन बेसिस थे सब जगह से अमेरिकन हार्डवेयर को हटा दिया गया है और भी प्लेन्स लॉस हुए, ऐसा बोला जा रहा है। अब ये सब उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं, लेकिन आपको मालूम है मैं ट्रैक करता रहता हूँ। तो ये कुछ चैनल से बोला जा रहा है और मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूँ। ग्रेग मैग्रो और ये सब करके जो लोग हैं, मैं बिल्कुल भी उन पर विश्वास नहीं करता हूँ। ये इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं और क्रेडिबल सोर्सेज हैं। कुछ ईरान से हैं, कुछ अमेरिका से हैं और वो बोल रहे हैं कि इतना डिस्ट्रक्शन हुआ है कि अमेरिका ने पिछले 48 घंटे में 30 बिलियन से डॉलर के एसेट्स खो दिए। इसके लिए फ़ोन कॉल हुआ नेतन्याहू और इनके बीच में कि मुझे, क्योंकि अमेरिका को किसी भी हालत में ये युद्ध बंद करना है। वो अब अमेरिका, इंडिया से भी प्रेशर है उसको, चीन से भी प्रेशर है उसको। मोदी जी, अब उसको लग रहा है किस तरह भारत जो है एक एक रणनीति पे काम कर रहा है। आपको बताया, हम लोग पिछले शो में डिस्कस भी किया था कि किस तरह अरेबियन सी को, रेड सी के उसको सिक्योर कर रहा है भारतीय नेवी और प्लस नए क्राफ्ट्स भी डाल रहा है भारत उसके अंदर। उसको लग रहा है कि युद्ध एक्सपेंड, ये बंद नहीं होने वाला। तो भारत को अपनी सिक्योरिटी खुद ही देखनी पड़ेगी। यहाँ तक कि भारत का ये भी प्लान, ऐसा मुझे लग रहा है कि सबमरीन्स विल एस्कॉर्ट इंडियन शिप्स, भारतीय सबमरीन्स। तो इस हद तक भारत जा रहा है वहाँ पे। तो इसकी वजह से ये कॉल हुई थी और प्रेसिडेंट ट्रंप पे ये बहुत प्रेशर है क्योंकि इलेक्शंस बहुत ही पास में आते जा रहे हैं और अमेरिकन मीडिया में एक सन्नाटा है इसकी वजह से। न फॉक्स न्यूज़ में डिस्कस किया जा रहा है, न सीएनएन पे डिस्कस किया जा रहा है, कहीं पर भी नहीं। लेकिन जो अमेरिकन एक्सचेकर पे कर रहा है, आपने देखा होगा, $11 बिलियन मंडे को डाले गए, आज डाले गए मार्केट में। इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है और अगर ये युद्ध नहीं रुका तो गैस प्राइसेस बढ़ने वाली है और ट्रंप की, जो मैं बता रहा था कि ये जीतेंगे, उसके चांसेस कम होते जा रहे हैं। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा था जीतेंगे क्योंकि ये सीज फायर मुझे परमानेंट लग रही है थी, लेकिन इजराइल ने वापस अटैक करके उस सीज फायर को हटाने की कोशिश करी और जिससे अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ। सो ये कॉल इसकी वजह से था कि नेतन्याहू को उन्होंने बोला कि आप अपने टैक्स बंद करिए। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला कि मैंने लेबनान के लीडर हिजबुल्लाह से बात करी है, मैंने नेतन्याहू से बात करी है और दोनों को मैंने अश्योर किया है कि दे बोथ शुड नॉट अटैक ईच अदर। ये पॉसिबिलिटी होने वाली नहीं है कहीं पर भी, क्योंकि इसमें जो एक और फैक्टर है जो ईरान और ब्रिटिश कोलैबोरेशन है कि
इस युद्ध को जितना लंबे समय चलेगा उतना अमेरिकन इकॉनमी नीचे जाएगी, और जितना अमेरिका कमज़ोर होगा उतना ब्रिटिश इंश्योरेंस कंपनीज को पैसा मिलेगा। ये एक्चुअली क्योंकि अभी भी लॉयड को रिप्लेस नहीं कर पाए हैं। लॉयड इंश्योरेंस जो ब्रिटेन से चलता है उसको रिप्लेस अमेरिका नहीं कर पाया, इवन दो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने युद्ध के शुरू में ही बोल दिया था, जैसी लॉयड ने इंश्योरेंस बंद करी थी तब बोला था कि मैं $45 बिलियन का फंड बना रहा हूँ। आप लोगों ने न्यूज़ देखा होगा कि उस फंड के थ्रू हम इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे, अमेरिका विल बी द इंश्योरेंस प्रोवाइडर। आपने देखा होगा उसी समय भारत ने भी इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च करी टू इंश्योर इंडियन शिप्स, क्योंकि लॉयड इंश्योरेंस बंद हो गई थी। तो भारतीय शिप्स आर कमिंग ऑन इंडियन इंश्योरेंस विच इज़ अ बिग थिंग फॉर इंडिया, और बहुत ही बढ़िया मूव है एक तरीके से देखा जाए तो, कि नाउ इंडियन शिपिंग विल बिकम इंडिपेंडेंट। लेकिन फिर भी द वॉल्यूम ऑफ शिप्स जो क्रॉस करते हैं दुनिया में, अभी भी ब्रिटिश इंश्योरेंस कंपनीज आर द नंबर 1 मैरीटाइम इंश्योरेंस में। तो ये जो इंसिडेंट हुआ इट वाज सरप्राइज फॉर प्रेसिडेंट ट्रम्प, और इसीलिए वो नेतन्याहू से उन्होंने बहुत ही अमेरिकन वे में बात किया, उनको काफ़ी अशब्द भी बोले। आप म्यूट पे हैं। जी, मैं कह रहा हूं कि बिंदुवार जरा इस पर बात करते हैं। आपने कहा कि अमेरिकन अंदाज में उन्होंने बात की, जैसे आपस में ये लोग बात करते हैं एक दूसरे से, और बस गाली गलौच ही नहीं की, बाकी तो सब कुछ हो गया, पागल बता दिया, जेल में होते ये कह दिया। नेतान्याहू का नजरिया ओवरऑल क्या है इस पूरे प्रकरण को लेकर के, और नेतान्याहू इस युद्ध को किसी नतीजे पर पहुंचाना चाहते हैं तो इसके पीछे की उनकी मानसिकता क्या है? देखिए, इसराइल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेतन्याहू चाहते हैं ग्रेटर इजराइल, और ग्रेटर इजराइल में पार्ट्स ऑफ लेबनान, पार्ट्स ऑफ जॉर्डन, पार्ट्स ऑफ सीरिया, ये सब इंक्लूड होना चाहता है, पार्ट्स ऑफ इजिप्ट ऑल्सो। और ये ग्रेटर इजराइल का जो उनका प्लान है, बहुत पुराना प्लान है इजराइल का, जिसको ये अपने काल में कंप्लीट करना चाहते हैं। ये उनका प्लान है एक्चुअली, और ये तभी पॉसिबल है जब ईरान पूरी तरीके से अटैक्स करना बंद कर दे, या ईरान की क्षमता ना रहे कि कोई ये टेररिस्ट ग्रुप को क्रिएट ना कर पाए। सो लाइक इस पूरे एरिया में 2 टेररिस्ट कंट्रीज हैं, एक ईरान भी है और दूसरा पाकिस्तान भी है। दोनों के दोनों इस तरह के ग्रुप्स बनाते हैं और चलाते हैं। लेकिन इसराइल को भी अब कम मत समझिए, क्योंकि इसराइल जो है कंटिन्यूसली उसके मिलिट्री एक्शंस आर आल्सो लाइक दैट, क्योंकि इस तरह का बम्बार्डमेंट करना, अनरिस्ट्रिक्टेड बम्बार्डमेंट करना, तो वो चल ही रहा है। जो ओवरऑल प्लान है इनका कि जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ट्राई किया अब्राहम एकॉर्ड्स करने का, जिससे इसराइल की सिक्योरिटी इंश्योर हो और इसराइल लड़ना बंद कर दे। तो इसराइल को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है ईरान से और ईरानियन सपोर्टेड ग्रुप से। और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं जो इसराइल के अंदर होते हैं, वो एक्चुअली ईरान कराता ही नहीं है, ये भी मैं आपको बताऊं। वो कहीं और से होते हैं। आपको मालूम है कि दुनिया में एक रेबल राउजिंग कंट्री है जिसको हम स्मॉल ब्रिटेन बुलाते हैं, वहाँ से होते हैं बहुत सारे। और तो ये जो कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है कि कौन मिडिल ईस्टर्न ऑयल को कंट्रोल करेगा और कौन उसको बेच पाएगा, दैट इज़ द मेन थिंग। अगर ग्रेटर इसराइल बनता है और इसराइल पावरफुल बनता है, जैसे नेतन्याहू का ये भी प्लान है कि अमेरिका पे इंडिपेंडेंस उनको ख़त्म करनी है, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि इसराइल के अंदर 6 मिलियन लोग रहते हैं, अमेरिका में 21 मिलियन जूस रहते हैं। अगर मैं सारे डिनोमिनेशंस की बात करूँ, क्योंकि जूइश रिलीजन में क्या होता है कि एक बार आप किसी और से शादी करते हैं तो आप जू नहीं रहते। अगर मैं उन सब जूस की भी बात करूँ जो दूसरे नॉन जूइश में जहाँ पे शादी हुई है, तो 21 मिलियन है टोटल अमेरिकन पॉलिटिक्स में, अमेरिकन स्टेट में। तो अमेरिका इज़ ए मेजर सोर्स फॉर जूइश नेशनलिज्म और जूइश अपोजिशन ऑल्सो। तो ये जो नेतन्याहू स्वयं ही इतनी न्यूयॉर्क में बड़े हुए, न्यूयॉर्क से ही है वो, तो न्यूयॉर्क तो वो और इजरायली कॉन्स्टिट्यूशन में बर्थ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, रिलीजन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कि आप कहीं भी जन्म लें, अगर आपका रिलीजन जो है तो आप इजराइल में आ सकते हैं
और इजरायली सेना के लिए लड़ सकते हैं। तो ये जो कंटेंशन है नेतन्याहू की हमको किसी भी तरह ग्रेटर इजराइल बनाना है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इस रीजन में आप देखिए कि ये जितनी भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, इनका इस्लामिज्म बढ़ता है ब्रिटिश हेल्प से, और ब्रिटिश की वजह से ही इजराइल सस्टेन भी होता है पॉलिटिकली इन अमेरिका ऑल्सो। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है कि कौन अमेरिका की वेल्थ को कंट्रोल करता है। एंड ये कहीं ना कहीं, अब दर्शकों को लगेगा मैं कुछ अलग सी बातें कर रहा हूँ, बट आप इतिहास की बुक्स देखिए पहले तो, तब आपको समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। और इतिहास बड़ा स्पष्ट बताता है कि ब्रिटिश कॉलोनियल इन्फ्लुएंस ऑन कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड नेवर एंडेड। और लोग समझेंगे कि अमेरिका ज़्यादा रिच है, ऐसा ऐसा पेपर पे हो सकता है, लेकिन अगर आप चर्चेस का पॉलिटिक्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रोटेस्टेंटिज्म वो चर्च ऑफ इंग्लैंड से आता है, क्रिश्चियनिज्म चर्च ऑफ इंग्लैंड से आता है, और चर्च ऑफ इंग्लैंड ने और मोनार्की ने हमेशा रॉकफेलर और रॉथस्चाइल्ड दोनों को पाला है। तो ये जो ओल्ड कनेक्शंस हैं, दिस इज कमिंग इन द वे ऑफ ट्रम्प, और ट्रम्प इससे पार नहीं कर सकते, तो उनको स्ट्रेटेजी थोड़ा दूसरा करना पड़ेगा। अब देखिए, अब नरेंद्र मोदी जैसे तो है नहीं कि वो मिडिल पाथ निकाल ले कहीं पे, कि उसके लिए आपको पॉलिटिक्स वाले बुद्धि चाहिए। अब वो मिडिल पाथ नहीं निकाल पा रहे हैं, उनको ब्रूट फोर्स यूज करना चाहते हैं कि तुम, और फिर वो अशब्द बोल देते हैं किसी से फोन कॉल पे, और ये सब मायने नहीं रखता है एट दिस लेवल। क्योंकि नेतन्याहू को नेशनल इंटरेस्ट उनका क्या है कि उनको ग्रेटर इजराइल बनाना है, दैट इज द लेगेसी ऑफ नेतन्याहू। और वो तभी हो सकता है जब ईरान का डिस्ट्रक्शन हो। ईरान पे ट्रम्प का फर्स्ट जो फेज था वॉर का, वो डिस्ट्रक्टिव हुआ पूरे मिडिल ईस्ट के लिए। उसके बाद से अमेरिकन सेना उतनी नहीं बढ़ पाई, सोचे कि हार्मोज स्ट्रेट ही नहीं क्रॉस कर पाए। कुछ लोग बोल रहे थे क्रॉस कर चुके हैं, ये मीडिया में आया था, बट बाद में वेरीफाई किया गया कि झूठ था, वो एक्चुअली क्रॉस ही नहीं कर पाए जब से उसने माइन किया है। और तो ट्रम्प ये चाहते हैं कि ईरान को ऑफर देके, ईरान को $300 बिलियन देकर, या किसी भी तरह उसको नेगोशिएशन टेबल पर लाया जाए। यहाँ पे पाकिस्तान भी फेल हो चुका है। पाकिस्तान के थ्रू जितना भी था, पाकिस्तान की खुद की क्रेडिबिलिटी चली गई। अब आपको मालूम है कि हमारी भी एजेंसीज अच्छा काम करती हैं। उन्होंने नूर खान बेस पे फोटोज़ निकाली और पब्लिश करवा दी। वो तो भारत से ही पब्लिश हुई थी, वैसे पब्लिश नहीं हुई थी। सो हम लोगों ने भी वो काम किया, दिखा दिया कि भाई नूर खान में तो ईरानी प्लेन्स खड़े हुए हैं। तो अमेरिकन पाकिस्तानी क्रेडिबिलिटी भी नीचे चली गई। तो ट्रम्प के पास अभी कोई और चारा नहीं बचा है। इंडिया बीच में आएगा नहीं। इंडिया आ सकता है लेकिन आएगा नहीं, बिकॉज इंडिया का काम निकल रहा है इस समय ओमान के थ्रू, ईरान के थ्रू, और साथ में बाकी कंट्रीज के थ्रू। तो अब ये पूरी तरह फंस चुके हैं। जैसे आपको पिछले शो में हम लोग डिस्कस किया था, ये निगल भी नहीं पा रहे और निकल भी नहीं पा रहे, दोनों चीज नहीं हो पा रही है। तो इसलिए ये इतना फ्रस्ट्रेशन है कि अमेरिकन फोर्सेस हैव टू गो बैक। अभी ये जो 48 घंटे में जो हुआ है, दैट इज बिग डील। मतलब $29 बिलियन के एसेट्स उड़ जाना, इसे ह्यूज थिंग। और ये वाला मैं पिछला वाला भी कैलकुलेट किया, पिछला वाला जो लॉस था वो 100 बिलियन से ऊपर का था, ये $29 बिलियन का है। तो इसलिए अब वो क्षमता भी नहीं बची है कि अमेरिकन एसेट्स प्रोटेक्ट हो सके। आप सोचिए कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स आर एक्टिंग एज मिसाइल बेसिस राइट नाउ। वो तो अभी तक अच्छी बात है कि ईरान के पास रेडिएशन मिसाइल्स नहीं है। अगर वो होती तो काम और भी खराब होता इसमें। आदित्य जी, ये बताइए, बिना अमेरिका के, माइनस अमेरिका, ग्रेटर इजराइल का सपना पूरा कर पाएंगे नेतान्याहू? पॉसिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और एक्चुअली अगर ग्रेटर इजराइल का उनको सपना पूरा करना है तो सिर्फ भारत के थ्रू ही हो सकता है, अगर चाहते हैं तो। तब भारत को भी अपना पाकिस्तान का, बांग्लादेश का प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। तो देखिए, ये जो कूटनीति है, इजराइल के लिए एग्जिस्ट करना ही मुश्किल हो जाएगा बिना अमेरिका उस एरिया में। आप सोचिए कि उनके जो टैंक्स हैं, उनके पार्ट्स भी आते हैं अमेरिका से, उनकी हर मिसाइल का फ्यूज अमेरिका से आता है,
उनके प्लेन सारे अमेरिकन से, उनकी मिसाइल सारी अमेरिका से आती है। यहाँ तक कि आयरन डोम जो भारत के पास तो बेटर सिस्टम है, आकाश तीर इज वे बेटर, वो भी सब S-400 वहां है। से। S-400 है, वो सब भी उनका, तो कुछ भी उनका खुद का नहीं है। इनफैक्ट उनकी जो बराक मिसाइल वो भारत में बनती है, बाय द वे, बराकेट। तो दो ही कंट्रीज इसराइल को हेल्प कर रही है एग्जिस्ट करने के लिए, वो एक भारत और एक अमेरिका। अब अगर ग्रेटर इसराइल चाहते हैं तो भारत तो एग्री करेगा नहीं, सबको मालूम है, भारत विल नॉट वांट टू एग्री टू दैट प्लान। तो उनके लिए अमेरिका ही एकमात्र बचा है, और अमेरिका पीछे हट रहा है। अमेरिका को अपनी इकोनॉमी की चिंता है, अमेरिका कैन नॉट फाइट ए वॉर्स। तो इवेंचुअली ये मुझे लग रहा है हार्ड ब्रेकअप होने वाला है दोनों देशों के बीच में, आप हार्ड बहुत बड़ी ब्रेकअप। बात कह रहे हैं। अगर ब्रेकअप होगा तो उसके बाद क्योंकि मुझे लगता है कि 40-41 ट्रिलियन डॉलर के नीचे तो अमेरिका ऑलरेडी आ चुका है, कर्ज के नीचे डूबा हुआ है। जब ये युद्ध शुरू होने वाला था तो 38 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज के नीचे था। अब 2-3 ट्रिलियन डॉलर और बढ़ गया होगा। तो ऐसी स्थिति में जबकि सामने मिक्टम पोल भी हैं, तो ट्रम्प कितनी देर तक ये सब सहन कर पाएगा? और जो आपने बताया, और अमेरिका में दूसरे मित्र भी बताते हैं, महंगाई चरम पर है, लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। देखिए, अमेरिका में जो सबसे नंबर 1 इनकम जनरेटर है महिलाओं के लिए बिटवीन द एज ऑफ 18 एंड 24 इज द ओनली फैंस वेबसाइट। मतलब प्रोस्टिट्यूशन से आपको पता लगता है कि इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है। मतलब 10% ऑफ यंग महिलाएं आर एंगेजिंग इन दीज एक्टिविटीज, क्योंकि कोई और चारा ही नहीं। कुछ लोगों को 2 या 3 जॉब्स करनी पड़ रही हैं टू पे द बेसिक मिनिमम स्टाइल ऑफ लिविंग, और ये ट्रम्प को दिखाई दे रहा है। और वो आईआरएस से कितना पैसा वापस कर सकते हैं लोगों का, फिर तो और भी बढ़ जाएगा उनका, फिर तो उनका और भी डेट बढ़ जाएगा। सो आई थिंक जो प्रॉब्लम जो क्या बोलते हैं कंपाउंड हो रही है, वो उसके लिए प्रेसिडेंट ट्रम्प का इससे निकलने के लिए कोई और चारा नहीं है कि हार्ड स्टॉप करें। हार्ड स्टॉप। अब्राहम अकॉर्ड्स पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया है, सऊदी अरेबिया ने रिजेक्ट किया है। तो ग्रेटर इसराइल का जो प्लान है इनका, विदाउट अमेरिकन हेल्प नहीं हो पाएगा, और अमेरिका इज नॉट इन ए कंडीशन। नीति तो ये बोलती है कि अभी शांति करो और कम बैक, लेकिन वो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह ईरान ने रशियन सिस्टम्स को यूज़ किया है इस बार, कि F-35 भी नहीं घुस पा रहे हैं। सो दैट इज़ अ कंप्लीट डिफीट ऑफ कि पूरा स्ट्रेंथ चला गया। इनफैक्ट इजरायली लॉसेस को छुपाया जा रहा है इस समय इन ए बिग स्केल। तो ये युद्ध किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, किसी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। और ये छोटी मोटी हरकतें हैं, घटनाएं जो हो रही हैं, उनको अगर ऐसे कंटिन्यू करने दिया गया तो मिडिल ईस्ट में भयंकर तबाही होने के चांसेस हैं। तो बची कुची वर्ल्ड इकोनॉमी भी चली जाएगी। तो मतलब यू आर लुकिंग एट 30 to 40% ऑयल आउटपुट लॉस। अगर इन्होंने कोई एक्सेसिव मेजर यूज किया तेहरान के ऊपर वापस, तो रेड सी पे भी लड़ाई हो सकती है, क्योंकि हुथी रेबल्स और ये सब जो उस तरफ भी आ गए। और ओमान का आपको मालूम ही है, ओमान इज सपोर्टिंग ईरान। तो इसलिए चेकमेट सिचुएशन है इस समय। और इस सिचुएशन में अगर अमेरिका बाहर निकलता है तो उसकी हार है, और अगर रहता है तो भी हार है। तो ये टफ डिसीजन ट्रम्प को लेना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से वो जल्दी आनन फानन में डिक्लेयर करेंगे ट्रूस हो गई है एंड अमेरिकन फोर्सेस आर लीविंग, करेंगे ये। लेकिन ये तो फिर पूरी दुनिया का मीडिया यही कहेगा ना कि ट्रम्प ने घुटने टेक दिए ईरान की शक्ति के सामने। कोई ये नहीं कहेगा कि मजबूरियां क्या हैं। देखिए, वहाँ अलग शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। अमेरिकन आर वेरी स्मार्ट इन मैनेजिंग मीडिया। तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ क्या होने वाला है। अगर ऐसा होगा तो वो उसको डिक्लेयर करेंगे वेनेजुएला, क्यूबा, ग्रीनलैंड, उस तरफ चला जाएगा ध्यान पूरा अमेरिकन मीडिया का। और एएफपी जो दुनिया भर को न्यूज़ सप्लाई करता है, अमेरिकन सोर्सेस, तो एएफपी में मीडिया नैरेटिव बदल जाएगा।
और मेरे हिसाब से बोलेंगे कि इंडिया विल टेक केयर ऑफ इट, इंडिया इजराइल कोलैबोरेशन विल टेक केयर ऑफ इट, ऐसा करके निकल जाएंगे। सो और उसमें वापस इनको पीस प्राइज मिल जाएगा, नोबेल पीस प्राइज फॉर स्टॉपिंग द वॉर, है ना। तो एक वंस नोबेल पीस प्राइज आ जाएगा देन इट इज डन कि अमेरिका हैड ए विक्ट्री, दैट इज ए पीस प्रेसिडेंट। ऑलरेडी पीट हेगसेथ को बोल दिया है, पब्लिक कॉन्फ्रेंस में बोला, तुमने बोला था वहां जाने के लिए, यू आर द फर्स्ट पर्सन टू टेल मी, बोल दिया उन्होंने। तो फॉल गाय भी बन चुका है कि बैड एडवाइस गिवन टू द प्रेसिडेंट। तो इंटरनेशनल मीडिया के बारे में तो अमेरिकन मीडिया कुछ सोचेगा नहीं, बट ये इन बड़ा द अच्छा इंटरनेशनल रिलेशंस ये बड़ा अच्छा है कि 30,000 बम फोड़ो किसी के ऊपर और उसके बाद कहो कि देखो हमने अब ये बम फोड़ने बंद कर दिए हैं, हमें शांति का नोबेल पुरस्कार दो। ये कलयुग है, यहाँ पे यही चलता है, हिपोक्रेसी इज नंबर वन डिप्लोमेसी। बट ये जो पीट हेगसेथ को फॉल गाय बन सकता है तुरंत, तो अभी जो नेक्स्ट नंबर पीट का ही होने वाला है। और देखिए मार्को रूबियो और ये सब लोग ने क्या बात किया होगा उसका अब थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। शायद इन्होंने ये प्लान भारत को भी बताया था, इंडिया में अमेरिका में एग्जिट, देन यू नीड टू टेक केयर। तो तुरंत ही पीट हेगसेथ का स्टेटमेंट आया, भारत इज अ वेरी पावरफुल कंट्री, दे कैन टेक केयर ऑफ देयर इंटरेस्ट, है ना। तो अमेरिकन का पुलिसिंग नेचर मिडिल ईस्ट से गायब हो जाएगा। एंड इन दैट केस अमेरिकन सपोर्ट टू इजराइल विल कंटिन्यू मॉरली थ्रू वेपन्स, बट इजराइल को अपने युद्ध खुद ही लड़ने पड़ेंगे। और इसलिए आपने देखा होगा कि नेतन्याहू की पॉपुलैरिटी भी काफी गिरी है इजराइल में, बहुत ज्यादा गिरी है। और वो कथन उनका बिल्कुल सत्य है कि वो जेल में होते, अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प नहीं होते तो जेल में होते। उन्होंने मॉडिफिकेशन किया, सेनेट में जाके वहाँ के सेनेट मेंबर्स को उन्होंने मनाया, एंड दैट्स हाउ ही वाज नॉट प्रोसिक्यूटेड। वो तो करप्शन चार्जेस हैं उनके अंदर, उनके ऊपर। सो जो इलेक्शंस अभी अभी तो कंडीशन ऐसी है इसराइल में कि किसी को पता नहीं कब मिसाइल गिरेगी और आयरन डोम काम नहीं कर रहा है। ये लेकिन दूसरा जिस तरह के डायलॉग्स हुए हैं और जिस तरह का कुल मिलाकर के इस समय नेतन्याहू का रुख है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि लेबनान पर हमारे हमले जारी रहेंगे। इस टॉक्स के बाद भी अगर नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमारे हमले जारी रहेंगे और ट्रंप चाहते थे कि ये हमले रुक जाएं ताकि ईरान के साथ जो लगभग फाइनल स्टेज में बातचीत पहुंच चुकी है, उसको सिरे चढ़ाएं और एग्जिट करें, किसी तरीके से सम्मानजनक तरीके से ही एग्जिट कर लें और ज़्यादा भार अमेरिका के सिर पर ना पड़े। तो एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप कुछ चाह रहे हैं, नेतन्याहू अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। नतीजा क्या होगा इसका? प्रेसिडेंट ट्रम्प की प्रेसिडेंसी जाएगी, बिकॉज जो पूरा जो मेंबरशिप है कांग्रेस की वो तो इजरायली ग्रुप्स पूरा कंट्रोल करते हैं। एफईसी का डेटा देख लीजिए, फंडिंग का डेटा देख लीजिए, उन्होंने ऑलरेडी थॉमस मैसी को हराया। थॉमस मैसी वॉज ए वेरी स्ट्रांग रिपब्लिकन कैंडिडेट और वो ट्रम्प के बड़े आलोचक थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शन दिए जाएंगे कि मे बी दैट प्रेसिडेंट नीड्स टू बी रिप्लेस, जो कि जिसके अंदर दम हो वहाँ पे लड़ने के लिए। ये भी किया जा सकता है कि तो अमेरिका का रिजीम चेंजिंग, मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर इस कंडीशन में अमेरिका का रिजीम चेंजिंग हो सकता है, क्योंकि इसराइल को छोड़ना वहाँ पे वो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का लॉस होगा पूरा। क्योंकि वहाँ पे अगर उन्होंने छोड़ा उसको, मीन्स कि लेट देम ऑन ऑन देयर ओन, तो वहाँ पे सारा तेल का कंट्रोल कहाँ जाएगा, गायब हो जाएगा। क्योंकि मिडिल ईस्ट की जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं, मिडिल ईस्ट को हमेशा बॉयल पे रखा जाता है कि क्योंकि वहाँ पे जब अनस्टेबल होगा तो अमेरिका अपना काम करता रहेगा। अब सोचिए अमेरिकन ऑयल जो भारत खरीदता है अमेरिका से, वो कहाँ से आता है? मिडिल ईस्ट से आता है। ये अमेरिकन ऑयल एक्सपोर्टेड फ्रॉम मिडिल ईस्ट। कैस्पियन सी लाइंस, आपको मालूम ही है, उसका मेजोरिटी ऑफ ऑयल अमेरिका की तरफ आता है अजरबैजान के थ्रू। सो ये जो नेक्सस है, इट इज प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए एक इज ए मेजर पॉलिटिकल चैलेंज इस समय। और अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प बोलते हैं कि मैं अबैंडन करता हूं, तो दोनों साइड से अमेरिका के उनके ऊपर अटैक होगा अमेरिका में। और अगर रहते हैं तो उनको एक्सपेंडिचर्स बढ़ते रहेंगे अमेरिकन मिलिट्री के।
तो इसे इसे वो वही सिचुएशन है, ना निगलने को हो रहा है ना निगल सकते हैं। जब ईरान पर अटैक करने की योजना बना रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, तो इन्होंने 7 देशों से युद्धपोत भेजने के लिए कहा था और कोई ना कोई बहाना बना करके सबने टाल दिया था। यूरोपियन कंट्रीज को उन्होंने कहा था, नेटो कंट्रीज को तो गाली दी थी, कायर हैं, मौके पर काम ही नहीं आते हैं। उन्होंने कहा था कि जब आप अटैक करने वाले थे, तब आपने हमें कौन-सा विश्वास में लिया था। और इधर ये भी अब खबरें आ रही हैं कि जिस तरह की मनमानी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जब चाहते हैं तब अटैक, जब चाहते हैं सीज फायर का अपनी तरफ से ऐलान, तो नेतान्याहू को भी ये लगता है कि हम कौन है फिर? हमसे आप हमें आप विश्वास में क्यों नहीं ले रहे हैं? तो एक-एक करके इन्होंने अपने व्यवहार से, क्योंकि अगर आपका एलाई है, आप दोनों मिलकर के अगर अटैक कर रहे हैं, साझा अटैक हो रहा है और आप अपने साथी से बता भी नहीं रहे कि आप सीज फायर कर रहे हैं, तो नेतान्याहू की कुछ शिकायतें तो जायज़ हैं साहब। देखिए, अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप का जो सपोर्ट बेस है वो अगेंस्ट द वॉर है, मागा ग्रुप। वो नहीं चाहते किसी इजराइल को मदद करने। और जो अमेरिका का नेशनल इंटेलिजेंस पॉलिसी है, नेशनल स्टेट पॉलिसी है, वो है फॉर द वॉर, कि हम इजराइल को सपोर्ट करेंगे। बिकॉज अमेरिकन कॉरपोरेशंस हमेशा ट्रबल स्पॉट से ही पैसा बनाती है। तो अब भारत को इनके वेपन्स खरीद नहीं रहा है। भारत इज वन ऑफ द बिगेस्ट बायर्स। सऊदी अरेबिया में उनके वेपन्स चल नहीं रहे, यूएई में उनके वेपन्स चल नहीं रहे हैं। आई वोंट बी सरप्राइज कि यूएई ऑर्डर करे आकाश के लिए, शायद उसके बारे में ऑलरेडी बातचीत चल रही हो। सो इसलिए जो है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ट्रंप के लिए, बड़ी मुश्किल पॉलिटिकल थिंग है, क्योंकि आईपैक जो है, जो इसराइल पॉलिटिकल पैक है अमेरिका में, वो बहुत ही स्ट्रांग है और वो सारे कांग्रेसमैन को रिप्लेस कर सकता है। और उसने दिखाया भी है किस तरह दे फाइट द इलेक्शंस। तो ये जो युद्ध है मिडिल ईस्ट में इस समय, ट्रंप को रोकना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। और यहाँ पे कोई यूनिफाइड स्ट्रेटेजी भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जॉइंट बेस बनाओ। अमेरिका इज ट्रीटिंग इसराइल एज ए सेकेंड पार्टनर, नॉट एज ए मेन पार्टनर। जो युद्ध इसराइल को सामने होकर लड़ना चाहिए था, अब अमेरिका सामने होकर लड़ रहा है, विच इज रॉन्ग स्ट्रेटेजी। अब अफगानिस्तान का अगर ऑपरेशन देखेंगे तो आईसैफ बनाया गया था, जिसमें सारे कंट्रीज वर कंबाइंड वर्किंग, इवन तो सबको मालूम था लीडरशिप अमेरिकन है। यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप ही नहीं है। तो यहाँ पे दो लोग आपस में टाई अप करके, एंड कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है इसराइल को अबैंडन नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ द जो मिडिल ईस्ट का ऑयल है उसको वो उस तरह से कंट्रोल करते हैं। तो मोसाद का जो ऑपरेशंस हैं वो वहाँ पे चलते रहते हैं। सो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि मिड टर्म इलेक्शंस पास में आ रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप को वहाँ से खर्चा कम करना है, कम बैक, सपोर्ट हिज बेस, जो मागा नहीं चाहता युद्ध। दे डोंट वांट टू फाइट फॉर इजराइल, क्योंकि यहाँ पे वो क्रिश्चियनिज्म वर्सेस जुडाइज्म वाला इंसिडेंट आ रहा है। रिलीजियस है। अमेरिका के सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चर्चेस और इनके बीच के ही होते हैं। तो वहाँ पे वो सपोर्ट नहीं कर सकते। और वहाँ से जो उसका दूसरा फैक्शन है ब्रिटिश इंटेलिजेंस का, जो चर्च ऑफ इंग्लैंड से कनेक्टेड है, वो डाल रहा है कि अमेरिका को यहाँ पे युद्ध में इन्वॉल्व रखो। और तो दोनों साइड से ट्रंप इज सीइंग द प्रॉब्लम। तो इसे फॉल गाइज बनने वाले हैं यहाँ पे, पीट हेगसेथ। और फिर बाद में मीडिया नैरेटिव चलाया जाएगा दैट हाउ ट्रंप गॉट द नोबेल पीस प्राइज। और फिर नेतन्याहू, अब देखते हैं कि व्हाट हैपेंस, कि अदर, या तो प्रेसिडेंट ट्रंप को पीस प्राइज दे के बोला जाए नेक्स्ट प्रेसिडेंट कम्स इन और वो युद्ध को कंटिन्यू करे, या फिर नेतन्याहू अपने प्लान्स को ड्रॉप करें। मुझे ऐसा लगता नहीं है इस समय कि वो अपने प्लान, ग्रेटर इजराइल के प्लान को ड्रॉप करें। तो इसलिए स्टेलमेट है ये पूरी सिचुएशन। उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है ईरान का फेरोशियस रिस्पॉन्स। मतलब देखा जाए तो वॉर की हिस्ट्री अगर लोग स्टडी करते हैं, होर्मुज स्ट्रेट को बंद करना वॉज ए मास्टर स्ट्रोक। उसकी वजह से सब कुछ अटक गया है। तो दैट वॉज द थिंग विच नोबडी एंटिसिपेटेड। और उसको खोल पाना नामुमकिन है, क्योंकि आपकी पूरी कोस्ट है ईरान की वहां पे। तो वन साइड इज ईरान एंड अदर साइड इज ऑल अदर कंट्रीज।
बिल्कुल। और साथ में इराक का सपोर्ट विच इज गिव्स ईरान ए बिग डेप्थ। तो इसलिए चेकमेट है उस समय। तो इसकी वजह से अमेरिका इज इन फंस चुके हैं एक तरीके से, ऑप्शंस काफी हार्ड है। तो आदित्य जी, ये जो ईरान के बाद टर्की का नंबर लगने वाला था, वो तो मुझे लगता है कि गया। टर्की को ओमान तो की अजीत डोभाल जी ने नाप दिया है और जयशंकर जी। टर्की का केस भारत ने एक तरीके से हेल्प किया है इसराइल को और बाकी कंट्रीज को भी, भारत खुद के लिए भी, कि साइप्रस, आर्मेनिया, ग्रीस मोर देन एनफ फॉर टर्की, और फिर रशिया ऑन द टॉप। तो टर्की को तो भारत टेक केयर करेगा, बिकॉज भारत को भी वहाँ पे पहले से फुटप्रिंट रखना पड़ेगा, बिकॉज सोर्स ऑफ सप्लाई, सुएज कैनाल ट्रांजिट, फिर उसके बाद भारत का अदर एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स फ्रॉम यूरोप ट्रेड को सिक्योर करने के लिए आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि टर्की को कंट्रोल किया जाए वहाँ पे। उसके रिजल्ट आपको दिख ही रहे हैं कि टर्की थोड़ा बैकडॉप हो रहा है, इज बैकिंग ऑफ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी जुड़ने के लिए, इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। और मुझे लगता है कि दर्शकों को ये चर्चा अच्छी लगी होगी, ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर चर्चा अच्छी लगी है तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आदित्य सत्संगी जी के चैनल का नाम है सत्तोलॉजी, उसको भी सहयोग करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो नमस्कार। मच।